ओह, सो नेशनलिज्म एक्चुअली में लोगों को डिवाइड करता है। ओह हाय, वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazon प्राइम की वेब सीरीज पाताल लोक के बारे में। इन वीडियोस को बनाने के मेरे दो गोल हैं। पहला ये कि पाताल लोक में जिस तरीके से क्लास और सोसाइटी को दिखाया गया है उसको हम समझ सकें और एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन के जो रूट्स हैं हमारी सोसाइटी में उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इसके बाद हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्लास की जो अंडरस्टैंडिंग है पाताल लोक की वो एक लेवल पे डेवलप होती है, उसमें कुछ कमियां भी हैं जिसको हम और बेहतर जानेंगे। साथ ही कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे इससे हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी जो है वो हिस्टोरिकली डेवलप होती है और उसका इम्पैक्ट आज के टाइम पर क्या होता है, क्योंकि जो भी मास मीडिया है वो मास पर असर डालता है। इस वजह से हमेशा मास मीडिया के बारे में एक क्रिटिकल लेंस लेकर चलना जरूरी है। अगर आपको इन थ्योरीज को लेकर कुछ डाउट है तो मैं कुछ रिसोर्सेज प्रेजेंट करूंगा, लिंक्स में भी आपको मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो मीडिया है वो सोशल पर्सपेक्टिव या हमारी सोसाइटी के नैरेटिव्स को शेप करता है। और अगर आपको मीडिया एनालिसिस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप क्यूरियस हैं और आपको अपने पसंदीदा प्रॉपर्टीज को लेकर ओवर थिंक करना अच्छा लगता है, देन वेलकम टू द शो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और आपको लगता है कि इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आएगा, मीडिया एनालिसिस, पॉलिटिकल फिलोसफी वगैरह, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें खास तौर पे मदद मिलेगी और आपको नया कंटेंट ढूंढने में ज्यादा आसानी होगी। और आगे बढ़ने से पहले, आर्ट सब्जेक्टिव होती है, ये सारे मेरे ओपिनियंस हैं। कुछ थ्योरीज और आइडियाज को लेकर मैं इसको एनालाइज करूंगा, क्योंकि मीडिया एनालिसिस एग्जैक्ट साइंस नहीं होती है। यू कैन हैव योर ओन ओपिनियंस व्हिच इज मोर देन वेलकम। आप अगर किसी बात से डिसएग्री करते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है मैं कोई चीज मिस कर गया हूं, देन यू आर फ्री टू ऐड टू द कमेंट्स, बिकॉज़ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। हाय फोक्स, जस्ट लिटिल कंटेंट वार्निंग बिकॉज ये शो बहुत ही डार्क स्पेसेस में जाता है। तो और अगर आप इस कंटेंट के लिए आज रेडी नहीं है देन इट्स ओके, यू कैन टेक अ ब्रेक। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो मीडिया एनालिसिस करते हुए सारे बड़े यूट्यूबर्स जो है एक क्विक समरी प्रेजेंट करते हैं जिस मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई विल ट्राई टू डू दैट। आई एम गोइंग टू स्पॉइल एवरी सिंगल पार्ट ऑफ इट, सो देयर इज दैट। तो स्टोरी का मेन प्लॉट है जर्नलिस्ट संजीव मेहरा के अटेम्प्टेड मर्डर का। संजीव मेहरा लिबरल जर्नलिस्ट है और काफी बड़ा नाम है अलग अलग पॉलिटिशियंस और बिजनेस ओनर्स के खिलाफ जाने को लेकर। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हाथीराम चौधरी, जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है, और पूरी कहानी जो है उसके ज्यादातर हिस्से हाथीराम चौधरी के पर्सपेक्टिव से दिखाए गए हैं। शुरू में ये क्लियर हो जाता है कि हाथीराम बहुत ही कॉम्पिटेंट नहीं है और उसका पुलिस प्रोफाइल भी जो है वो बहुत ही एवरेज है, इसलिए हाथीराम ने इतने साल देने के बाद भी कोई भी पोजीशन या पावर गेन नहीं किया है। इनफैक्ट स्टोरी में आगे ये भी क्लियर होता है कि हाथीराम को ये केस इसीलिए प्रोवाइड किया गया था क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि हाथीराम एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। चौधरी ने अरेस्ट किया, लड़ी मैंडल इट। सर चौधरी के पास का नहीं है सर, बड़ा केस है और कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टिगेशन में सर। ओपन एंड शट केस है, चारों रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ज्यादा दिमाग ना दौड़ाए, रूल फॉलो करे तब भी केस बन जाएगा। पूरी स्टोरी में सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं जो हाथीराम पे एक्चुअली ट्रस्ट करते हैं, पहला उसकी वाइफ और दूसरा उसका जूनियर पार्टनर अंसारी। चार सस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर संजीव मेहरा के अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगा है: विशाल त्यागी, कबीर एम, तोप सिंह और मैरी लिंगडो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहानी इन चारों कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड में जाती है और काफी लंबा डिस्कशन है ये दिखाने के लिए कैसे इनकी सोशल कंडीशंस थी जिसकी वजह से इन्होंने ये चॉइसेस ली और ये क्रिमिनल लाइफ में आए। आई मीन लिटरली चौथे एपिसोड का टाइटल है अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। इन्वेस्टिगेशन की दूसरी तरफ है संजीव मेहरा, जो कि एक पावरफुल अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है। संजीव मेहरा की लाइफ काफी बेहतर चल रही है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जब ये अटेम्प्टेड मर्डर की स्टोरी आई होती है उस टाइम संजीव मेहरा को उसकी जॉब से निकाला जा रहा होता है। पर इस केस में संजीव मेहरा को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वापस से अपनी पावर और पोजीशन पा सकता है। हाथीराम चौधरी को एक एवरेज मिडिल क्लास लाइफ में दिखाया गया है, जहां पर उसकी एक एवरेज मिडिल क्लास वाइफ है और एक एवरेज मिडिल क्लास बच्चा है। इट साउंड्स वेरी फनी बट एक्चुअली में शो में इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। खास तौर पे जैसे उनकी फैमिली में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कभी सरफेस पे नहीं आते पर लगातार उनके रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में जिस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप होते हैं बिना किसी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन के या एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन, जहां पर इंसान खुल के अपने इमोशंस के बारे में बात कर रहा हो, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इनफैक्ट जो इन तीनों लोगों के आपस के डायनेमिक्स हैं, हाथीराम, उसकी वाइफ और उसके बच्चे के, वो आपको कई बार अपने घर की याद दिलाएंगे। रो पीट के कमिश्नर साहब से सिफारिश करवाई थी तब जाके एडमिशन हुआ था। हाँ तो मैंने बोला था रोने पे। दिमाग खराब मत कर। क्या कर रहे हो? हमेशा लड़ने मरने को तैयार रहती हो दोनों। तो समझाते क्यों नहीं तू? ध्यान नहीं रख सकती। सिद्धू, सिद्धू,
एक्चुअली वो आपको अपने घर की याद तभी दिलाएंगे अगर आपका बचपन एक लड़के की तरह बीता है। एनीवे, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और हाथीराम को पता चलता है कि इन चारों को मास्टर जी नाम के एक मिस्टीरियस फिगर ने हायर किया था। और उस लीड की तहकीकात करते हुए हाथीराम को पता चलता है कि इस पूरे केस के पीछे एक पॉलिटिकल पावर, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है। बेसिकली चित्रकूट में 2-3 पावरफुल पार्टीज के बीच में पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही थी, जिसमें वाजपेयी नाम के एक नेता को पावर चाहिए थी और उसके एक ओपोनेंट जो वहां पर मास्टर जी है उसको हटाना था। इस वजह से जो मास्टर जी का स्पेशल आदमी था विशाल त्यागी, उसको संजीव मेहरा के मर्डर का केस दिया गया ताकि वो संजीव मेहरा को मारने जाएगा। दिल्ली पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी बिकॉज दिल्ली पुलिस वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस कॉन्स्पिरेसी इंक्लूडिंग द सीबीआई। आई एम टेलिंग यू दिस शो इज नॉट एट ऑल सटल। और उसके बाद विशाल त्यागी रास्ते से हट जाएगा, जिससे मास्टर जी को हटा दिया जाएगा और वाजपेयी पावर में आ जाएगा। अगर ये आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा नाम बोल गया हूं तो डोंट वरी, हमें सिर्फ एनालिसिस करने में काम आएगा एंड आई विल कम बैक टू इट लेटर। पर विशाल त्यागी संजीव मेहरा का मर्डर नहीं करता है। इस वजह से दिल्ली पुलिस के पास उसको अटेम्प्टेड मर्डर के अलावा अरेस्ट करने के लिए और कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने हाथीराम को केस भी इसीलिए दिया होता है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि हाथीराम केस सॉल्व नहीं कर पाएगा और एक ओपन एंड शट केस की तरह विशाल त्यागी को फाइनली सजा हो जाएगी और जो सोल्यूशन वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। पर हाथीराम अपने ढीठ पने की वजह से केस को फाइनली सॉल्व कर ले जाता है। उसको पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल जाता है और नथिंग हैपेंस। दूसरी तरफ दिल्ली में सीबीआई इस केस में इन्वॉल्व होती है, जो कि फेक सबूत लेके आती है कि किस तरीके से विशाल त्यागी और उसके साथी एक पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। ये एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में बदल जाती है जहां पर इन चारों को टेररिस्ट बोलकर अरेस्ट करवा दिया जाता है और फाइनली उनकी सजा की बात होने लगती है। संजीव मेहरा को भी पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चलता है, पर वो फिर भी टेररिज्म वाला एंगल लेकर एक नेशनलिस्टिक फर्वर उठाकर वापस से अपनी इमेज पाने की कोशिश करता है। शो के एंड में विशाल त्यागी की डेथ हो जाती है, संजीव मेहरा को वापस से अपनी पोजीशन मिल जाती है और चित्रकूट में वाजपेयी को पॉलिटिकल पावर। शो के फाइनल कंक्लूजन में हाथीराम चौधरी अपनी लाइफ में वापस लौट आया है। उसका अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो गया। उसका जूनियर पार्टनर अंसारी जो है वो अपने बेटर फ्यूचर की तलाश में आगे बढ़ रहा है एंड इट्स काइंड ऑफ अ हैप्पी एंडिंग एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि विशाल त्यागी ने सुसाइड कर लिया और उसके बाकी के 3 इनोसेंट साथी जो हैं वो जेल में सजा काटने के लिए जा रहे हैं। या The show literally forgot about those 3. Welcome to पाताल। तो इस स्टोरी में हमारे पास 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको आप विलेन बोल सकते हो, पर शो ने पहले ही मोमेंट से कहीं भी इनको विलेन के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया है। जैसे इनका इंट्रोडक्शन होता है लगातार इनके साथ सिंपैथी बिल्ड की गई है। पूरी कहानी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वायलेंस वैक्यूम में नहीं शुरू होता। आपके चारों विलेन उस वायलेंस के अगेंस्ट रिटेलिएट या रिएक्ट कर रहे हैं जो सोसाइटी और सिस्टम ने उनके साथ सालों तक किया है। कबीर एम से शुरू करते हैं। कबीर बचपन से ही अपनी कम्युनिटी और अपने आसपास डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस देखते हुए बड़ा हुआ है। कबीर की लाइफ का एक बहुत ही फॉर्मेटिव मोमेंट है जब उसके भाई का मर्डर किया जाता है बीफ के सस्पेशन पर। उसके बाप ने ऑफिशियल रिकॉर्ड से उसका लास्ट नेम हटवा दिया ताकि कोई ये ना जान पाए कि कबीर मुसलमान है। कबीर की रियलिटी में इस्लामोफोबिया के अलावा कोई दुनिया नहीं है। पूरे सिस्टम में हर जगह इस्लामोफोबिक बिहेवियर उसको देखने को मिलता रहा है। और शो में ये बात सिर्फ कबीर पर लागू नहीं होती है, जो कि एक मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है। अंसारी जैसे लोगों को भी सोसाइटी में अलग अलग जगह कैजुअल और डायरेक्ट इस्लामोफोबिया फेस करना पड़ता है। अब एक मियाँ को दूसरे मियाँ भाई को पकड़ने भेजोगे तो ऐसा ही होगा। अरे भाई, ये कश्मीरी मुसल्ले तो साले और भी कट्टर होते हैं। अरे चौधरी साहब ने जब कबीर को कटवा कहा तब उसकी सुनगी ना। पर कबीर की तरह अंसारी ने भी उसको अपनी आदत में डाल लिया है। अंसारी के सामने हाथीराम ने एक इस्लामोफोबिक गाली दी है। हिस्ट्री शीट में तुम दोनों के नाम है कटवे। और उस पर अंसारी का रिएक्शन आता है, इट वर्क्स। और अंसारी को इससे फर्क नहीं पड़ता, या एटलीस्ट उसको दिखाना पड़ता है कि उसको इससे कोई मतलब नहीं है। और शायद ये पॉइंट रखा जा सकता है कि हाथीराम जो है अंसारी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ देगा या उसके अंदर जो प्रेजुडिस है वो कम हो जाएंगे। पर सिस्टमिक वायलेंस या सिस्टमिक इनजस्टिस को लेकर जब ये पॉइंट रखा जाता है तो उसमें ये जरूरी है कि क्योंकि कोई इंसान दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टमिक बिगेट्री से ऊपर उठ चुका है। दूसरा एग्जाम्पल है तोप सिंह।
जो पंजाब के एक छोटे से गांव से आने वाला मार्जिनलाइज कास्ट का एक इंसान, उसको बचपन से ही अपनी कास्ट के लिए डिस्क्रिमिनेट किया गया है, ह्यूमिलिएट किया गया है। बारी बरसी कटन गया सी खट के ले आंदा लाड़ा खोल लो मुंडियो ना दी पुंड देनी अज। और तोप सिंह लगातार अपने ही अंदर उस एक्सपीरियंस को भरता चला गया। शो में दिखाया है कि एक मोमेंट पर आने के बाद तोप सिंह का गुस्सा फूटता है और वो रिटेलिएट करता है, और उस रिटेलिएशन के बदले उसकी फैमिली को सफर करना पड़ता है। उसकी मदर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसके फादर का मर्डर कर दिया जाता है। ये याद दिलाने के लिए दैट देयर इज नो एस्केप। तोप सिंह के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट करे या अपनी पूरी लाइफ इसके खिलाफ स्ट्रगल करता रहे। और वो भाग जाता है और वो ऐसी लाइफ चूज करता है वेयर एवरी डे इज अ स्ट्रगल फॉर हिम। उसको सिस्टम के बाहर काम करना पड़ता है, जिसका मतलब है उसको लॉ के बाहर काम करना पड़ता है। इस वजह से उसकी सारी चॉइसेस जो हैं वो उसको क्रिमिनल बनाती हैं, क्योंकि सोसाइटी ने कभी उसे ह्यूमन के तौर पर ट्रीट नहीं किया, तो अपनी ह्यूमैनिटी वापस पाने के लिए कबीर क्रिमिनल बन जाता है। तोप सिंह का वायलेंस है, क्राइम है, पर सोसाइटी में आए दिन इस तरह से लोगों के खिलाफ ऑपरेशन और अब्यूज की घटनाएं होती हैं। इसको आम बात माना जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है, और इस तरीके से सोसाइटी खुद क्रिमिनल्स प्रोड्यूस करती है। क्रिमिनलिटी का इसलिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आइडेंटिटी के साथ जुड़ा है। मैरी लिंगडो को देखिए, अपनी रेस और जेंडर की वजह से उसको बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। जो वायलेंस और ऑपरेशन उसको सोसाइटी ने दिया, उनसे निकलने के लिए मैरी ने लाइफ में कुछ डिसीजंस लिए, जिन डिसीजंस ने उसे सोसाइटी में और अनएक्सेप्टेबल बना दिया। हमारे चारों तरफ एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ट्रांस या हिजड़ा कम्युनिटी को सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है, और वापस से जिंदा रहने के लिए उन्हें जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसमें उन्हें ऐसे बिहेवियर और लाइफस्टाइल अपनानी पड़ती है जो सोसाइटी को पसंद नहीं है। उनकी पूरी आइडेंटिटी ही क्रिमिनलाइज्ड है। और शो ने हमें कभी टाइम नहीं दिया कि हम इन तीनों को विलेन के तौर पर देखें। मैंने कहा ना, जैसे पहले मोमेंट से इन्हें विक्टिम के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। पुलिस टॉर्चर में हमें दिखाया जाता है कि इनका पेन क्या है, ये किस तरीके से सफर कर रहे हैं। वो पुलिस टॉर्चर और ब्रूटैलिटी जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन चीज है। हालांकि वो सारे मोमेंट्स प्रॉपरली लैंड नहीं होते और कुछ जगह पर उसमें एक कॉमेडिक इफेक्ट आता है, पर मुझे लगता है ये अनुराग कश्यप के बाद से हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक प्रॉब्लम हो गई है। और ऑनेस्टली अनुराग कश्यप ने सिनेमा के लिए काफी अच्छा काम किया, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं उनके काम का, पर हर किसी के कामों की सजा अलग होती है, और अनुराग कश्यप के पापों के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मैरी लिंगडो के कॉन्टेक्स्ट में शो में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है मैरी का नाम। मुझे खुद नाम जानने के लिए क्रेडिट्स देखने पड़े थे, क्योंकि पूरे शो में ज्यादातर उसको उस रेसिस्ट गाली से इंट्रोड्यूस किया जाता है या बुलाया जाता है जो सर वो लड़की साथ हो तो लोग शक नहीं करते। इसके लिए लड़की बन के घूमता है तू? क्या लगता है तुझे, लड़के वाला नाम रख दिया तो लड़की हो गया तू? असली नाम बता तू। चीनी। असली नाम बता। चीनी असली नाम है। इसकी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी कैरेक्टर के साथ सिंपैथाइज कर रहे हो और आप उसको बार बार उसी रेसिस्ट गाली से बुला रहे हो या किसी भी तरह के ऐसे शब्द से जो उनके लिए हार्मफुल है, तो आप एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं उस कम्युनिटी या उन लोगों को लेकर जो अच्छा नहीं हो सकता। दिस हैज वेरी सीरियस इश्यूज। हमारा चौथा कैरेक्टर है विशाल त्यागी, also known as हथौड़ा त्यागी, पर that's an interesting and different story, so अभी हम उस पर आगे बात करते हैं। सोसाइटी में अगर इनजस्टिस है, अब्यूज है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो ऐसा क्यों है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए सीरीज में बहुत ही शानदार मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। शो की ओपनिंग में ही हमें हाथीराम की तरफ से ये मोनोलॉग मिलता है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक, जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक, जिसमें आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक, जिसमें कीड़े रहते हैं। दिस एनालॉजी इज वेरी ऑब्वियस। धरती लोक का मतलब है मिडिल क्लास, आपके और मेरे जैसे लोग जो डिफॉल्ट हैं सोसाइटी में, जिनके लिए सरकार कानून बनाती है, कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती हैं और अनुष्का शर्मा फिल्म्स बनाती हैं। टीवी वाले तो कुछ भी दिखाते हैं साहब। किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये एक प्राइमरी डेमोग्राफिक टारगेट होता है। ये वो क्लास है जिसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसा कमाने में
और उसके बाद एक दूसरा हिस्सा उसको खर्च करने में जाता है। आपके संजीव मेहरा से लेके हाथीराम चौधरी तक सभी इस क्लास में आते हैं। दूसरा आपका स्वर्गलोक, जो आपके अमीर लोग, नेता, पॉलिटिशियंस हो गए, वो जिन्हें दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। और पाताल लोक, जहां पर ये कैरेक्टर्स विशाल त्यागी, तोप सिंह, कबीर एम या मैरी लिंगडो जैसे लोग रहते हैं, जो खुद ही ह्यूमन नहीं है। ये मेटाफर एक्सप्लेन तो करता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है और लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, पर ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे, ये डिस्क्रिमिनेशन आखिर हो क्यों रहा है। अगर हम ट्रांसफोबिया या इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं तो वो सोसाइटी में आता कहाँ से है, क्या रीजंस हो सकते हैं। सो मैं मानता हूं कि ये मेटाफर बहुत शानदार है और शो को ये बहुत इम्पैक्ट करता है, पर इसमें कुछ कमी है। ऑल राइट पीपल, लेट्स मेक इट क्विक। क्लास का ओरिजिन समझने के लिए हमें सोसाइटी का ओरिजिन समझना होगा। सोसाइटी बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेज और ह्यूमन लेबर। आपको जो भी प्रोडक्ट सोसाइटी में दिखते हैं, कपड़ा, गाड़ी, घर, रोड्स, सब कुछ इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से बनता है। रिसोर्सेज या जिसको आप रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, वो हमें नेचर से मिलता है। इसमें आपका ज़मीन से लेकर मेटल तक हर चीज़ शामिल है। पर ये सारी चीज़ें सोसाइटी के काम लायक तभी बनती हैं जब कोई इंसान उस पर मेहनत करके उसे यूज़फुल बनाता है। तो बहुत साल पहले एक आदमी ने बोला कि एक्चुअली में सोसाइटी की जो हिस्ट्री है वो इन्हीं दो चीज़ों के रिलेशन की हिस्ट्री है। मॉडर्न सोसाइटी में इसकी वजह से दो क्लासेस निकल कर आते हैं। पहला जो उन रिसोर्सेज को ओन करता है, उनका मालिक होता है, और दूसरा जो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो यूजफुल प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है। तो अगर आप चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, वो चीज़ें जिससे सोसाइटी चलेंगी, तो आपको उन रिसोर्सेज को एक्वायर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसान हैं और खेती करना चाहते हैं, अनाज खाना जिससे सोसाइटी चलेगी, तो उसके लिए आपको बीज चाहिए, औजार चाहिए और ज़मीन चाहिए। पर ये सारी रिसोर्सेज सोसाइटी में कोई ना कोई ओन करता है, मोस्टली कोई प्राइवेट कंपनी। और अगर हम खेती के आगे देखें, किसी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कंपनी की बात करें, तो वहाँ पर ना सिर्फ रिसोर्सेज बल्कि ह्यूमन लेबर भी खरीदा जाता है। आप किसी के अंडर जाकर काम करते हो, जो आपके लेबर से चीज़ें क्रिएट करता है, उसको बेचकर पैसे कमाता है और करोड़पति बन जाता है, और आप कुछ पैसे उसमें से लेकर घर चले जाते हैं ताकि आप जिंदा रह सकें। तो आपका ओनिंग क्लास एक्चुअली में उन चीज़ों को प्राइवेटली ओन करता है जिसके बिना सोसाइटी चल नहीं सकती। पर इसमें अगर आप पैसे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दें तो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाएगी, जिसमें एक क्लास है जो पैसे से पैसा कमाती है। इसका मतलब वो जितनी चीज़ें ओन करेंगे, जितनी चीज़ों के मालिक होंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। और दूसरी क्लास है जो पैसा कमाने के लिए काम करती है ताकि वो जिंदा रह सके और अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके। और याद रखिए, अगर आप इन दोनों चीज़ों को खरीदने की पावर रखते हैं जिनसे सोसाइटी चलती है, तो आप सोसाइटी को मनचाहे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम बहुत ही ख़राब है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल हैं, जिसके बिना लोग ज़िंदा नहीं रह सकते या काम नहीं कर सकते। तो अगर उसको खरीदने और बेचने की चीज़ बना दिया गया तो लोग भूखे मर जाएंगे या उनके पास घर नहीं होगा, तो इस वजह से उनको सफ़र करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर ह्यूमन सोसाइटी। एनीवे, बैक टू द वीडियो। तो सोसाइटी में होने वाले स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इन दोनों क्लासेस के बीच का स्ट्रगल। कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कौन ओन कर रहा है, मालिक और वर्कर। कौन सा क्लास है जो मेहनत कर रहा है और कौन सा क्लास है जो उसका फायदा उठा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सोसाइटी में सिर्फ क्लासेस होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा रीजन बिगेट्री भी होती है। इस्लामोफोबिया, ट्रांसफोबिया, मिसोजिनी जैसे ट्रेट्स जो हैं वो बिगेट्री से ही निकल कर आते हैं। क्लास डेफिनेटली उस कंडीशन को एग्जैजरेट करती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम क्लास के लोग एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इंडियन मिथोलॉजी का जो मेटाफर इस्तेमाल किया वो काफी इंटरेस्टिंग है, खासतौर पे इस वजह से क्योंकि कई सारी ऐसी रीडिंग्स हैं जिसमें इंडियन मिथोलॉजी को बाइनरीज में नहीं देखा जाता है। इसमें निकल के आता है कि किस तरीके से अलग अलग सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप्स और उनकी स्ट्रगल की स्टोरीज हैं। सोसाइटी की कहानियां सिर्फ अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई नहीं है। पर यह अप्रोच थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर चला जाता है जब हम देख रहे हैं कि शो इस बारे में बात नहीं करता कि डिस्क्रिमिनेशन या सोशल स्ट्रक्चर कहाँ से निकल कर आते हैं। तो इस तरह की दुनिया को प्रेजेंट करना और उसका रीजन ना बताना, इससे ये इम्प्लाई होता है कि शायद सारी कंडीशंस ऐसी ही हैं। जैसे शो में देखिए, हाथीराम बताता है कि किस तरीके से पाताल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, what is up with this spelling? I want to address it here. What is this pronunciation? Patal lok.
इट साउंड्स लाइक आई एम डूइंग सम वियर्ड पंजाबी मिमिक्री। स्पेलिंग की ये चॉइस किसकी थी मुझे नहीं पता, बट दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग। एनीवे, शो की जो ओपनिंग है वो शुरू होती है डार्क स्क्रीन से, जिसपे हाथी राम दुनिया कैसी है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। शुरुआत होती है स्वर्ग लोक से, फिर धरती लोक, और जैसे ही पाताल लोक का मेंशन आता है स्क्रीन खुलती है और हमें वो पुलिस जीप दिखाई देती है जिसमें हाथी राम बैठा हुआ है। स्क्रीन का खुलना और अंधेरी रात में चलती हुई वो जीप जो पीली रोशनियों के बीच से गुजर रही है आपको ये बताती है कि ये ही पाताल लोक है। खासतौर पे जब आप विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं जो कि सिनेमा होता है, तो वहां पर इस तरह की मेथड्स का इस्तेमाल करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जब हाथीराम पाताल लोक में रहने वाले लोगों को कीड़े बोल रहा है तो उसको उन लोगों से कोई सिंपैथी नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन लोगों की लाइफ के बारे में। ही लिटरली थिंक अबाउट देम एज इंसेक्ट्स। जब इनकी टीम एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस को एड्रेस करने पहुंचती है जिसकी रिपोर्ट प्रोबेबली एक धरती लोक के रहने वाली मिडिल क्लास औरत ने की है जो उस एरिया की नहीं है। पुलिस के वहां पहुंचते ही वहां पर सिर्फ एक तमाशा शुरू होता है। कांस्टेबल जो है उस पति को पीटने लगता है जो अपनी बीवी को मार रहा था, बीवी आकर उसको डिफेंड करने लगती है, और इन सब के बीच सारे लोग आसपास बैठे सिर्फ इसको देख रहे हैं, जिसमें हाथीराम का ये एक्सप्रेशन है। ये उस इंसान का चेहरा है जिसने दुनिया में बहुत कुछ देखा है। उसे फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है इन सारी चीजों की कोई मीनिंग नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इस दुनिया को बदला नहीं जा सकता। ये हाथीराम के साथ हमारा पहला इंट्रोडक्शन है। जस्ट थोड़ा सा डाइवर्जन यहाँ पर, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता था स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट्स को लेकर, पर किसी भी कहानी में एक स्पेशल चीज इस्तेमाल की जाती है जो है कैरेक्टर आर्क। हर कैरेक्टर की पूरी कहानी में एक जर्नी होती है, एक स्टार्टिंग और एंड के बीच में वो कैरेक्टर एक ग्रोथ का पैटर्न फॉलो करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथीराम जो है उसको इस दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है। उसने अपने अंदर एक डेफिनेशन बना ली है, एक कैटेगरी बना ली है कि दुनिया ऐसे काम करती है। बाय लॉजिक कहानी का प्रोग्रेस ऐसे होगा कि हाथीराम उस जर्नी को पूरा करेगा, उसको रियलाइज होगा कि दुनिया में और भी लोग हैं जिनकी लाइफ की वैल्यू होती है, वो सिर्फ कीड़े नहीं हैं। और शो में ऐसा होता भी है। कहानी में आगे बढ़ने पर हाथीराम को एक्चुअली रियलाइज होता है कि वो जिन चारों के केस की स्टडी कर रहा है उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके बाद हाथीराम के अंदर एक लेवल की सिंपैथी जरूर डेवलप होती है, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाय द एंड ऑफ द स्टोरी हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर इन चारों की लाइफ डिस्पोजेबल होती है और हाथीराम और अंसारी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। माई पॉइंट इज कि स्टोरी टेलिंग के रूल्स के हिसाब से हमें एंड में वहां तक पहुंचना चाहिए था कि शायद वो कुछ कर सकते हो। यहाँ पर जो नैरेटिव है वो हाथीराम के कैरेक्टर के अगेंस्ट एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस करता है कि हाथीराम को जब लगने लगता है कि इन लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू है तो जो सिस्टम है वो वापस से याद दिलाता है कि अगर तुम इन लोगों के बारे में चिंता करोगे तो तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड, एक्चुअली दिस इज वेरी गुड स्टाइल कि अगर आप ये पॉइंट रखना चाहते हो कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज लाना मुश्किल होता है और इंसान अपने लेवल पे चीजें करके वो अचीव नहीं कर सकता, एंड दैट्स गुड। बट मुझे लगता है कि शो में इनहेरेंट लॉजिक ही यही है। इस शो में कहीं भी इस आइडिया पर बात नहीं की गई कि सोसाइटी में चेंज आ भी सकता है या नहीं, और ऑनेस्टली चेंज की डिमांड करेगा कौन? हाथीराम और अंसारी? हाथीराम और अंसारी हमारे हीरो जरूर हैं, but they are part of the problem. तो पाताल लोक में जो हिंदू माइथोलॉजी का मेटाफर इस्तेमाल किया है मुझे लगता है वो बहुत ही आयरॉनिक है, क्योंकि आपने ये मुहावरा जरूर सुना होगा कि हम कलयुग में रहते हैं और जो भी चीजें हमारी सोसाइटी में खराब हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। क्योंकि हाथीराम चौधरी और अंसारी का जो कैरेक्टर है वो उन सोशल प्रॉब्लम्स को मोस्टली एक्सेप्ट कर ले रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। और इसमें आयरनी ये है कि हाथीराम चौधरी और अंसारी खुद उस सिस्टम का हिस्सा है जो उसे कभी चेंज नहीं होने देगा। राजा का ताज निकल गया। दैट्स व्हाट यू डिजर्व। पता नहीं शो के क्रिएटर्स ने ये जानबूझ के किया है या ये सिर्फ एनालिसिस में निकल कर आया है, पर मुझे तो कहीं भी ऐसी इंटेंट नहीं दिखाई दी कि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि पुलिस जो है वो एक्चुअली में उस सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि पुलिस का जो सिस्टम है वो सोसाइटी में इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि जो पावर स्ट्रक्चर है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो लट्टेंस दिल्ली में पोस्टिंग मिलनी चाहिए थी, स्वर्गलोक तो वही हुआ ना? होया तो, पर चक्कर पता क्या है, स्वर्गलोक के जितने केस है ना वो वहीं के वहीं दबा दिए जाते हैं। पुलिस वाला क्या इन्वेस्टिगेट करेगा और क्या नंबर कमाएगा?
जैसा हम मॉडर्न पुलिस को देखते हैं, ऐसा सिस्टम हमें पहली बार थेम्स रिवर पुलिस के फॉर्म में दिखाई दिया था। 18th सेंचुरी लंदन में लाखों लोग जो हैं वो काम की तलाश में लंदन शिफ्ट हुए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से खेती करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कम प्रॉफिट वाला बिजनेस था। इस वजह से लोगों को बार बार अलग अलग जगह माइग्रेट करके फैक्ट्रीज में नए जॉब तलाशने पड़ते थे। साथ ही ग्लोबल लेवल पे ट्रेडिंग यानी इंपीरियलिज्म इंग्लैंड के बिजनेस को पूरी तरह से शेप कर रहा था। इस वजह से सी पोर्ट पे या फिर डॉक्स के आसपास ज्यादा से ज्यादा आपको जॉब मिल सकते थे, और ऑब्वियसली ये जॉब ज्यादातर लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे। लंदन में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी जो गरीबी और भूख में जी रही थी। वो लोग मजबूर थे बहुत ही बुरी वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए, और तब से लेकर आज तक ये बात सच है कि इंसान भूख से मरने की जगह चोरी करना प्रेफर करेगा। उस समय फॉर्मल पुलिस का कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। कुछ वॉलंटियर्स थे जो मजिस्ट्रेट के अंडर काम करते थे और सड़क पे होने वाले आम बवाल को रोकने में लोगों की मदद करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने डॉक्स के पास बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी थी, प्लस उसके आसपास चलने के लिए हाई स्पीड सड़कें बना रखी थी, जिससे उनको ट्रांसपोर्ट में आसानी हो और चोरी की घटनाएं कम हो सकें। पर आपको भी पता है कि डेस्परेट लोग बड़ी दीवारों से भी नहीं रुकते। चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए फाइनली वेस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी और कुछ और कंपनीज ने मिलकर मैजिस्ट्रेट को फंड दिया और थेम्स रिवर पुलिस को तैयार किया गया। ये एक ग्रुप था जिनका काम था डॉक्स के आसपास काम करने वाले लोगों के ऊपर निगरानी रखना, अमीर लोगों के सामान को गरीब लोगों से बचाना। लगभग 10,000 लोगों को हायर किया गया था जिनका काम था कि डॉक पर काम करने वाले लगभग 33,000 मजदूरों के ऊपर नजर रखना। बाद में एक कानून बनाकर इस बॉडी को पब्लिक सर्विस बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, पर आपको पता है कि किस पब्लिक की सर्विस कर रहे थे। थेम्स रिवर पुलिस के बाद लगभग 1905 में इंडियन इंपीरियल पुलिस इंडिया में तैयार की गई ताकि 1857 जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसमें ज्यादातर जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश नागरिक थे जो इंडियन आर्मी का हिस्सा रह चुके थे। बाकी की सबऑर्डिनेट रैंक्स भरने के लिए जैसे कांस्टेबल्स या सब इंस्पेक्टर इन्होंने नेटिव इंडियंस को हायर किया था। एक कॉलोनियल इंस्टीट्यूट में इंडियंस को हायर किया गया ताकि वो दूसरे इंडियंस को दबा कर रख सकें। पुलिस जैसा इंस्टीट्यूशन बना ही इसलिए था ताकि वो लोगों को दबा के रख सके, उनको कंट्रोल में रख सके, और जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, वो अपना प्रॉफिट कमा सकें, अपना बिजनेस कर सकें। तो ये सोचना थोड़ा सा बचकाना होगा कि हाथीराम चौधरी और अंसारी जैसे कैरेक्टर वर्किंग क्लास लोगों के लिए काम करेंगे या उनकी मदद करेंगे। वो चाह कर भी कोई चीज नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा सिस्टम सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो सिस्टम के हिसाब से चल रहे होते हैं। अगर वो फोर्स का हिस्सा है तो वो वैसे काम नहीं कर सकते जिससे लोगों को फायदा होगा। एंड आई नो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स आप प्रेजेंट कर सकते हो जहां पर पुलिस ने लोगों की मदद की होगी। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर पुलिस वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, वो जाकर लोगों के घर में खाना सप्लाई कर रहे थे और कई सारे लोगों की जान बचाई है उन्होंने। वो खुद अपनी जान पर खेलकर लोगों की मदद कर रहे थे। पर यही पुलिस वाले सड़कों पर माइग्रेंट वर्कर्स जो सिर्फ घर जाने की और जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, उनको हरास कर रहे थे और पीट रहे थे। इस शो में भी जब हाथीराम और अंसारी पावरफुल लोगों की बनाई हुई स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो उनकी पावर छीन ली जाती है और उन्हें केस से हटा दिया जाता है, क्योंकि इस सिस्टम में आपको पावर तभी मिलेगी जब आप पावरफुल लोगों को सपोर्ट करेंगे। यानी अगर हम एक्चुअल मटेरियल चेंज की बात करें, वो चेंज जिससे लोगों की लाइफ में फर्क पड़ता है, तो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के रास्ते से नहीं हो सकता। और ये एक पॉइंट है जो शो में पूरी तरह से मिसिंग है। और इसमें आप कह सकते हैं कि एक सस्पेंस थ्रिलर है। इसमें आप क्या ही दिखा सकते हो, एक रेवोल्यूशन? विल कम बैक टू दैट। विशाल त्यागी एक अपर कास्ट आदमी है जिसकी लाइफ अपेरेंटली बाकी तीनों से बेटर है। डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया नहीं है, गांव में रहने के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, पर एक अपर कास्ट लैंड ओनिंग परिवार उतने चैलेंजेस फेस नहीं करेगा जितना हमारे बाकी के तीनों कैरेक्टर्स ने किया है। विशाल त्यागी की बैक स्टोरी क्या है? एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से उसके कजन्स ने उसकी 3 बहनों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिस वजह से विशाल त्यागी ने पलटकर उन कजन्स का मर्डर कर दिया। दैट्स इट, दैट्स द एंटायर स्टोरी। इस वजह से विशाल त्यागी फाइनली क्रिमिनल लाइफ में आया और प्रोग्रेस करते करते उसने 40 लोगों का खून कर दिया। ये कहानी सिर्फ विशाल त्यागी की कहानी है जिसमें उसकी बहनें प्लॉट डिवाइस हैं। वो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ कॉन्फ्लिक्ट आती हैं और उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं है स्टोरी में या विशाल त्यागी की लाइफ में। असली विक्टिम तो उसकी बहनें हैं। उन्होंने हथौड़ा उठाकर किसी का खून क्यों नहीं किया? विशाल त्यागी में सिर्फ और सिर्फ इंटाइटलमेंट है जिसकी वजह से उसने वो क्राइम किया।
अगर हम वापस से सिस्टम की बात करें तो विशाल त्यागी के ऊपर उस पेट्रियार्की का प्रेशर है कि उसे अपनी बहनों का बदला लेना है। उसकी बहनों के साथ जो हुआ उसका असर उसके परिवार पर पड़ा, उसके परिवार की इज्जत खराब हो गई। त्यागी के बाप ने अपनी तीनों बेटियों को बदनामी से बचाने के लिए चुपचाप एक ही हफ्ते में उनकी शादी करा दी। और ऐसी बातें कहाँ छुपती है सर जी? ससुराल वालों को पता चल गया और फिर मारपीट। कहते हैं सेकेंड हैंड माल है। पर जब मैं इस शो में चेंज की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर इसी तरह की प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। विशाल त्यागी चित्रकूट से है, बुंदेलखंड का इलाका, फूलन देवी की जमीन, गुलाबी गैंग का इलाका। यहाँ पर इतिहास रहा है किस तरीके से दलित औरतों ने ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के खिलाफ हथियार उठाए हैं, मोर्चे संभाले हैं और लड़ाई लड़ी है। उन्होंने उस पूरे इलाके में डेवलपमेंट और औरतों के अधिकार को आगे बढ़ाया है। पर इस कहानी में वो लड़कियां सिर्फ विक्टिम हैं। इनफैक्ट इस कहानी में सारी औरतें सिर्फ विक्टिम हैं कि इन औरतों को तकलीफ है, पर इनके दर्द को मत देखो। ये देखो कि इनको जो नुकसान हुआ है, इनके ऊपर जो हमले हुए हैं, उसका असर इन आदमियों पर क्या पड़ा है। Okay, I was thinking that maybe we can skip this, but we need to talk about चंदा। क्राइम और थ्रिलर जॉनरा में एक फीमेल कैरेक्टर स्टीरियोटाइप जो बहुत कॉमन है वो है फेम फैटाल। एक ऐसी औरत जो बोल्ड है, दिखने में अच्छी है पर ख़तरनाक है। इस जॉनरा की सारी पॉपुलर फिल्म्स जैसे जेम्स बॉन्ड मूवीज़ या मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ में आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। पर अगर आपने वो फिल्म्स नहीं देखी हैं तो उसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मार्वल यूनिवर्स में ब्लैक विडो। और अगर आपको नहीं पता है कि उसका नाम ब्लैक विडो क्यों है, देन हियर्स अ वेरी फन फैक्ट। मकड़ियों की एक प्रजाति होती है विडो फैमिली, जो इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो सेक्स के बाद अपने मेल पार्टनर्स को खा जाती हैं। सो इमेजिन पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये इमेज कितनी पॉपुलर होगी। नाउ बैक टू चंदा। चंदा के साथ हमारा पहला इंट्रोडक्शन एक सी नाम के मिस्टीरियस कैरेक्टर के तौर पर होता है और बाद में रिवील होता है कि चंदा ही वो कैरेक्टर है जिसने तोप सिंह को संजीव मेहरा वाले केस में इन्वॉल्व किया। पॉलिटिशियन वाजपेयी के पीए शुक्ला के साथ चंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जिसका वो इस्तेमाल करती है तोप सिंह से छुटकारा पाने के लिए। और चाकू उसने फायदा उठाया तेरा? पागल था वो। और क्योंकि हमारी सिंपैथी पहले ही तोप सिंह के साथ है, इसलिए आपको दिखाई देता है कि तोप सिंह के लाइफ की असली विलेन चंदा है। चंदा का अफेयर तोप सिंह के मामा सुखी के साथ भी था जिसको वो अपने इंटीमेट फोटोज़ का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करती थी। पर जब चंदा का पर्सपेक्टिव हमें मिलता है तो वो बताती है कि सुखी किस तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन करता था और तोप सिंह के साथ रिलेशनशिप में वो खुश नहीं थी। कहानी का पैटर्न देखें तो चंदा यहाँ पर विक्टिम के तौर पर निकल कर आती है। बाकी चारों की तरह भी उसने अपनी सिचुएशंस और कंडीशंस का बेस्ट इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। पर जब हाथीराम उसको कन्फ्रंट करता है देन दिस हैपेंस। सर मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ, अपनी माँ बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए सर। आप जो कहोगे मैं करूँगी सर। यहाँ पर बड़ी बात यह नहीं है कि चंदा हाथीराम को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर क्योंकि हाथीराम उस पर भरोसा नहीं करता, 1 मिनट के लिए तो भरोसा कर लिया था मैंने, और एज ऑडियंस हम हाथीराम के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम भी चंदा पर भरोसा नहीं करते। एंड वन मोर थिंग, चंदा इज़ अ बंगाली वुमन, जिसे हम हिंदी बेल्ट बोलते हैं। उन इलाकों में बंगाली औरतों का ये स्टीरियोटाइप बहुत फेमस है कि वो आदमियों को सेड्यूस करके उनका इस्तेमाल करती हैं पावर और वेल्थ पाने के लिए। I mean, अगर आप किसी गुफा में नहीं रहते तो आपको भी पता होगा कि 21वीं सदी के सबसे मनहूस साल में भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरह से इस स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल किया था। या व्हाई नॉट, काला जादू ही होगा। आदमी तो बड़े भोले होते हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ किया होगा उन्होंने। आई गेस नाउ यू कैन सी वेयर दिस इज गोइंग। ये भी पॉसिबल है कि शो के क्रिएटर्स की इंटेंट कुछ और रही हो और वो चंदा को एक्चुअली में विक्टिम के तौर पे दिखाना चाहते हो, पर उन्होंने स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल किया जो बाकी कैरेक्टर्स में भी किया गया है, तो वो विलेन लगते हैं पर वो एक्चुअली में हैं विक्टिम। तो ये भी पॉसिबल है कि हम शायद उनके मैसेज को ऑफ फॉर सेक सीरियसली। दिस शो हैज अ बंगाली वुमन जो आदमियों का फायदा उठाती है सेक्स का इस्तेमाल करके। याइक्स। ओके, देयर इज नो शुगर कोटिंग इट, दिस इज बैड।
This is very bad. It makes me cringe. Chanda was one big bad decision by the creators of this show. And I love this show. But the way they treat women in the story is just bad. आप ये आर्गुमेंट भी दे सकते हैं कि पाताल लोक सीरीज में जो औरतों का रिप्रेजेंटेशन है वो रियलिस्टिक है। आखिर कैपिटलिस्ट ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की में जो औरतें हैं और खास तौर पे जो गरीब दलित औरतें हैं उनकी लाइफ की कंडीशंस क्या होंगी। एंड यू नॉट रॉन्ग। सो मैं आपके पॉइंट के अगेंस्ट आर्ग्यू नहीं करूंगा, पर मैं इसमें कुछ ऐड जरूर करना चाहूंगा। क्या ये शो कुछ नया कर सकता था? उन लोगों के सिर्फ ऑपरेशन और सफरिंग दिखाने के अलावा क्या कुछ और था जो ये शो ट्राई कर सकता था या प्रेजेंट कर सकता था? जैसा कि मैंने बताया, कई सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं अपराइजिंग के या ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने के। इस तरह की सिनेरियोज आप प्रेजेंट कर सकते हैं या इसके बारे में बात की जा सकती है जो किसी तरह की होप पैदा करे। पर जैसा कि मैंने कहा, ये शो सिस्टम को नहीं समझता। तो अगर आपको नहीं पता कि चीजें क्यों खराब हैं तो आप उसका सोल्यूशन भी नहीं दे सकते हो। इस वजह से इस शो में जिस तरह की होप या ऑप्टिमिज्म प्रेजेंट किया गया है वो काउंटर प्रोडक्टिव है। हमारे कैरेक्टर्स को जब पता चलता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसमें वो सबके सब प्यादे हैं, तो वो कुछ नहीं करते। उनकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाती है, इनफैक्ट ज्यादा नॉर्मल हो जाती है। हाथीराम चौधरी का अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो जाता है, अंसारी की नई जॉब मिल जाती है, दोनों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं कंपेयर्ड टू हमारे जो 4 विक्टिम्स थे जिनकी लाइफ और खराब हो चुकी है और होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली उनकी जान जाएगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस हाथीराम के साथ कनेक्ट करती है, हमारी मिडिल क्लास धरती लोग की ऑडियंस। इसलिए एंड में उनको एक कंफर्ट दिया गया है। दुनिया में बुरी चीजें हैं पर वो चीजें तुम्हारे साथ नहीं हो रही, तुमको उनके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एंड तक कम से कम आपको ये पता है कि हाथीराम और अंसारी अभी भी अच्छे कैरेक्टर हैं, एटलीस्ट उनकी वैल्यूज बची हुई हैं। सिस्टम खराब है तो क्या हुआ, कम से कम इन्होंने अपनी मोरालिटी तो बचा के रखी। पर यह हार उनकी हार नहीं है, ये हार कबीर और बाकी मुस्लिम कम्युनिटी की है जो मेजॉरिटी के बनाए हुए नियमों के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं पर फिर भी सोसाइटी उन्हें कोई जगह नहीं देती। ये हार मैरी लिंगडो और पूरी ट्रांस कम्युनिटी की है जिन्हें सदियों से सोसाइटी से बाहर कर दिया गया है और वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं ये साबित करने के लिए कि वो इंसान हैं। बाय द वे, मैं तारीफ करना चाहूंगा शो के क्रिएटर्स की जिन्होंने मैरिम्बाम रोनाल्डो सिंह, जिसका नाम मैं डेफिनेटली गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, को ये रोल दिया। क्योंकि एक ट्रांस कैरेक्टर के लिए एक ट्रांस एक्टर को रोल देना वैसे तो बहुत छोटी चीज है, पर हमारे यहाँ ये नॉर्मली नहीं होता है। सो kudos to them and Marimam did a really good job, so all the best to her for her future। और ये हार है उन सभी दलित और बहुजन लोगों की जो आज भी अपने अधिकार, अपना घर, अपनी जमीन और अपनी इंसानियत इस सिस्टम और सोसाइटी के सामने खोते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम सब हाथीराम की तरह हैं, हमें पता है कि सोसाइटी में क्या गलत है और हम उन चीजों के बारे में सोचते हुए दूर खड़े हाथ बांध कर देखते हुए मिल जाएंगे और उसके बाद हम वापस लौट जाएंगे अपनी लाइफ, अपने परिवार के पास, क्योंकि वो चीजें हमारे साथ नहीं हो रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।